हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल आर के एजुकेशन क्लास। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे बीओ प्रोग्राम 6 सेमेस्टर एजुकेशन इन इंडिया पॉलिसी एंड प्रैक्टिस। ये स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स है आपका। इसके फर्स्ट चैप्टर एंड सेकंड चैप्टर की वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ और थर्ड चैप्टर की भी फर्स्ट वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने वो नहीं देखी तो चैनल के प्ले में जाकर देख सकते हैं। आज हम करेंगे चैप्टर थर्ड की वीडियो 2। फर्स्ट वीडियो में हमने पढ़ा था नीति क्या है, नीति से क्या तात्पर्य है और नीति का निर्माण कैसे किया जाता है और नीति निर्माण करने में कौन कौन सी एजेंसियां आती हैं भारत में। अब पढ़ेंगे आगे का चैप्टर, भारत का संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि इस वीडियो का प्रॉफिट और बच्चों को भी हो और मुझे भी मोटिवेशन मिले आपके लिए और वीडियो बनाने के लिए। और वीडियो को लाइक भी करें और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं। मेंबरशिप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और सुपर थैंक्स भी बाय कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप सुपर थैंक्स बाय कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करते हैं। भारत का संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत के संविधान के अनुसार भारत राज्यों का एक संघ है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार भारत जो है वो राज्यों का एक संघ है जो विधानसभा और कार्यपालिका के कार्यों की संवैधानिकता निर्धारित करने के लिए एक स्वतंत्र न्यायपालिका के साथ तथा केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के अधिकार क्षेत्र के साथ संघात्मक तर्ज पर संगठित है, जो कि विधानसभा और कार्यपालिका के कार्यों की संवैधानिकता निर्धारित करने के लिए और स्वतंत्र न्यायपालिका के साथ केंद्रीय और राज्यों के बीच जो शक्तियां हैं, पावर हैं, उनके अधिकार क्षेत्र के साथ संगठनात्मक तर्ज पर संगठित है। नीति निर्माण और विकास के नियम कुछ हद तक खुद संविधान में भी दिए गए हैं और नीति निर्माण के और उसको डेवलप करने के जो नियम हैं वो कुछ हद तक हमारे संविधान में भी दिए गए हैं। और ये जो निर्माण है, जो नीति निर्माण है, वो नीतियों के निर्माण में अपने आधिकारिक पदों के उपयोग के लिए प्राधिकरण की प्रक्रिया को निर्दिष्ट करते हैं। जैसे कि संविधान भारत का सर्वोच्च कानून है, यानी कि जो हमारा संविधान है वही सर्वोपरि है। सबसे ऊपर क्या है, हमारा संविधान ही है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ही है। और सर्वोच्च क्या है, हमारे संविधान का कानून ही है। प्रत्येक नीति संवैधानिक संरचना के परिपालन में तैयार की जानी चाहिए। एक व्यापक दस्तावेज होने के नाते इसमें बताया गया है कि प्रशासनिक तंत्र को इसके उद्देश्यों और सीमाओं के साथ कार्य कैसे करना चाहिए। और इसमें ये बताया गया है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये बताया गया है कि प्रशासनिक तंत्र के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए उनकी सीमाओं को देखते हुए कैसे कार्य करना चाहिए, वो हमारे संविधान में ही बताया गया है। जिस प्रकार संविधान की प्रस्तावना लोगों के लिए न्याय, स्वतंत्रता और समानता की रक्षा करती है, यह लोगों की इच्छा का भी सम्मान करती है। जिस प्रकार हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है, उद्देशिका है, वो लोगों के न्याय, उनकी स्वतंत्रता, उनकी समानता की रक्षा करती है ना, उसी प्रकार लोगों की इच्छा का भी सम्मान करती है कि किसकी किस अकॉर्डिंग इच्छा है, कैसे डिज़ाइन है, उसका भी सम्मान करती है हमारी प्रस्तावना, हमारी उद्देशिका, जो कि संविधान की उद्देशिका लिखी गई है। और संविधान की जो उद्देशिका इंक्लूड की गई थी वो की गई थी 1973 में केशवानंद। और जो उद्देशिका है, प्रस्तावना है, वो हमारी कब ऐड की गई थी संविधान में। पहले इसको संविधान का हिस्सा नहीं माना जाता था, पर 1973 में जब केशवानंद भारती का जो केस हुआ था उसके बाद ही प्रस्तावना को संविधान में जोड़ा गया था। और संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें सिर्फ एक ही बार संशोधन हुआ है, एक ही बार अमेंडमेंट हुआ है, 42वां संशोधन 1976, जिसमें 3 वर्ड जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। और हमारे भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो लोगों के न्याय, स्वतंत्रता और समानता की तो रक्षा करती है और उनकी इच्छाओं का भी सम्मान करती है प्रस्तावना। और यह किसी भी नीति की रूपरेखा को निर्धारित करने वाला प्रमुख प्राधिकरण है। और ये हमारी किसी भी नीति को जो हम बनाते हैं, पॉलिसी बनाते हैं, उसकी रूपरेखा को निर्धारित करने वाला एक प्रमुख प्राधिकरण है। नेक्स्ट आ जाती है हमारी विधानसभा। भारत की संसद प्रमुख निकाय है जो भारत के संविधान में दी गई नीतियों को लागू करने के लिए कानून बनाने का कार्य करती है। विधानसभा जो है वो क्या होती है, हमारी संसद। और संसद क्या करती है, हमारे संविधान में जो नीतियाँ दी गई हैं, पॉलिसी दी गई हैं, उसके आधार पर कानून बनाती है। और कानून बनाने का कार्य कौन करती है, हमारी विधानसभा। क्योंकि विधानसभा राज्य तथा इसके लोगों
की घोषित और स्वीकृत इच्छा से बनी है, क्योंकि जो हमारी विधानसभा जो बनी हुई होती है वो राज्य तथा जो राज्य के जो लोग होते हैं उनके द्वारा स्वीकृत उनकी इच्छा से बनी हुई होती है। लोगों द्वारा चुना जाता है उनको, अपने प्रतिनिधित्व को, वो प्रतिनिधि मिलकर राज्यसभा का वो लोग विधानसभा का निर्माण करते हैं और वो ही फिर उससे कानून बनाते हैं हमारे लिए। जो विधानसभा जो है वो हमारे नागरिकों के प्रचलित मत का प्रतीक है। विधानसभा की मुख्य भूमिका नीति को नियंत्रित करने या उसके विरोध निषेधाधिकार का प्रयोग करने की होती है। और विधानसभा की जो प्रमुख भूमिका जो होती है उसका रोल क्या होता है, नीति को नियंत्रित करने तथा उसके जो विरोध हो रहा है वीटो का प्रयोग करने के लिए होती है, क्योंकि वह निर्देश नहीं दे सकती, क्योंकि विधानसभा जो है वो निर्देश नहीं दे सकती, इसीलिए उसकी भूमिका क्या होती है, उनको नियंत्रित करने के लिए और उनका विरोध जो हो रहा है, निषेधाधिकार जो हो रहा है उनका प्रयोग करने के लिए होती है विधानसभा। विधानसभा प्रत्येक नीति के प्रस्ताव की जांच या मूल्यांकन करती है और विधानसभा जो होती है जो प्रत्येक पॉलिसी बनाई गई है उसका जो प्रस्ताव है उसकी जांच करती है, उसका मूल्यांकन करती है हमारी विधानसभा। किंतु इसके पास पूरा नियंत्रण अपने हाथों में लेने का अधिकार नहीं होता, लेकिन हमारी विधानसभा के पास पूरा नियंत्रण नहीं होता अधिकार को हाथ में लेने का। नीति निर्माताओं के विचारों को प्रभावित या निश्चित करने के लिए सामान्य चर्चा, स्थगन प्रस्ताव और बैठकें आयोजित की जाती हैं। इस प्रकार भारत की संसद भारत सरकार के निर्णयों को सत्यापित करने का उपकरण है। इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं, जो भारत की जो संसद है वो भारत की सरकार के जो निर्णय हैं उनको सत्यापित करने का एक उपकरण है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा मंत्रिमंडल। भारत के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिमंडल सर्वोच्च कार्यकारी अधिकारों का वहन करता है और मंत्री परिषद भी इसका हिस्सा होता है। मंत्रिपरिषद भी मंत्रिमंडल का ही हिस्सा होता है। संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व नीतियों पर, संसद में जो पॉलिसी दी जा रही है उससे पहले, जो देने से पहले जो उसका निर्णय लेती है वो कार्यपालिका के कार्य क्षेत्र है। सरकार में शीर्ष नीति निर्माण निकाय होने के नाते प्रमुख प्रस्ताव स्वीकृति या अनुमोदन के लिए इसके पास लाए जाते हैं, जबकि कम महत्व के अन्य मामले प्रभावकारी मंत्रियों द्वारा ही रद्द दिए जाते हैं। जो ज़्यादा महत्व नहीं होता जिन मामलों का, तो जो मंत्री होते हैं उनके द्वारा ही उनको रद्द कर दिया जाता है। मंत्री सचिवालय और मंत्रिमंडल कमेटियों के नेटवर्क के साथ मंत्रिमंडल नीतियों का विकल्प पर निर्णय लेते हैं। नीति निर्माण की प्रक्रिया मंत्रिमंडल सचिवालय महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और नीति निर्माण की जो प्रोसेस है उसमें मंत्रिमंडल सचिवालय महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और राजनीतिक मामलों की समिति, आर्थिक मामलों की समिति, संसदीय मामलों की समिति आदि सहित निर्णय लेने की जो प्रक्रिया है उसको सुविधाजनक बनाने के लिए कई समितियों का गठन किया जाता है। और इनको सुविधाजनक बनाने के लिए उनके लिए कई समितियों का गठन किया जाता है और कई बार विशिष्ट उद्देश्यों के लिए अस्थायी समितियां भी बनाई जाती हैं। और कई बार के जो विशिष्ट होते हैं उद्देश्य उनके लिए अस्थायी समितियां भी बनाई जाती हैं। नेक्स्ट आ जाता है राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद या राष्ट्रीय विकास परिषद भारत के विकास मामलों पर कार्य करने वाले शीर्ष निकाय हैं। यानी कि जो राष्ट्रीय विकास परिषद है, जो विकास होगा हमारे भारत में उसके मामलों पर जो कार्य करते हैं वो होते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 6 अगस्त 1952 को योजना आयोग द्वारा शुरू की गई थी। इसकी स्थापना कब की गई थी, 6 अगस्त 1952 को योजना आयोग। और इस प्रकार कहा जा सकता है कि ये सुपर कैबिनेट की भूमिका निभाता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा योजना आयोग। मानवीय और आर्थिक विकास के संदर्भ में नीति के प्रारूप में सार्वभौमिक दृष्टिकोण को विकसित करने में योजना आयोग की अभिन्न भूमिका है। और ये नीति से संबंधित विषयों पर राज्य सरकार और केंद्रीय मंत्रालयों के बीच कड़ी का कार्य भी करते हैं हमारे योजना आयोग। और इसके प्रमुख रूप से 3 भाग होते हैं। और योजना आयोग के प्रमुख रूप से 3 भाग होते हैं जो योजनाओं, नीतियों और परियोजनाओं और कार्यक्रमों के निर्माण, निगरानी और मूल्यांकन की देखरेख करते हैं। किस किस की देखरेख करते हैं, जो योजनाएं बनाई जाएंगी, जो पॉलिसी रेडी की जानी है, जो परियोजनाएं रेडी की जानी है, जो ये कार्य निर्माण जो है कार्यक्रमों का जो निर्माण है उन पर निगरानी और उनका मूल्यांकन या देखरेख करते हैं। उसमें कौन कौन से आते हैं योजना आयोग में? 3 विषय विभाग, सामान्य विभाग,
परिप्रेक्ष्य योजना विभाग भारत सरकार का सलाहकार अंग होने के नाते नीति निर्माण की प्रक्रिया पर इसका महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। और भारत सरकार का सलाहकार अंग होने के नाते जो नीति आयोग है वो नीति निर्माण की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण प्रभाव भी रहता है। नेक्स्ट आ जाती है हमारी न्यायपालिका। न्यायपालिका क्या होती है? जो कि हमारी विधायिका द्वारा जो कानून बनाए गए हैं और कार्यपालिका द्वारा जो कानून लागू किए गए हैं उनको सही से लागू किया जा रहा है, उनमें कौन कौन सी कमी आ रही है, उनको उनमें क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो उन सबको जो देखती है हमारी वो न्यायपालिका देखती है। मंत्रण देने और न्यायिक समीक्षा की शक्ति के माध्यम से भारत का सर्वोच्च न्यायालय नीति से जुड़े मामलों को प्रभावित करता है। नीति से जुड़े जितने भी पॉलिसी हैं उससे जुड़े जो मामले हैं उनको इफेक्ट करता है। पहले नीति निर्माण की प्रक्रिया में न्यायपालिका का हस्तक्षेप नहीं था। पहले जो नीति निर्माण की जो प्रक्रिया थी, जो प्रोसेस थी, उसमें जो न्यायपालिका थी उसका कोई भी हस्तक्षेप नहीं था, वो इंटरप्ट नहीं कर सकती थी। लेकिन इसने यह जांचने के लिए हस्तक्षेप करना शुरू किया कि बनाई जा रही नीतियाँ कानून के परिपालन में है या नहीं, या जो नीतियाँ हैं, जो पॉलिसी बनाई जा रही है, जो कानून बनाए जा रहे हैं, उनका पालन भी हो रहा है या नहीं हो रहा है सही से, उनको चेक करने के लिए इसने न्यायपालिका ने हस्तक्षेप करना शुरू किया। उदाहरण के लिए 1997 में विशाखा बनाम राजस्थान के मामले के बाद से कार्यस्थलों पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न न करने का अधिकार अदालत द्वारा बनाई गई नीति बन गया। इसके अलावा न्यायपालिका सामाजिक कल्याण, आर्थिक कल्याण, कानून के समान संरक्षण, लैंगिक समानता, महिला सशक्तिकरण, संपत्ति के स्वामित्व, नियोक्ता कर्मचारी संबंध आदि मामलों में भी दखल देती है। पहले ये दखल नहीं देती थी, बट अब इसमें न्यायपालिका ने भी दखल देना शुरू कर दिया है। तो ये किन किन चीज़ों में दखल देती है कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, लैंगिक समानता के लिए, कानून के समान संरक्षण, आर्थिक कल्याण, सामाजिक कल्याण और संपत्ति के स्वामित्व, नियुक्त कर्मचारी संबंध आदि के जो मामले हैं उनमें दखल देती है न्यायपालिका। और न्यायाधीशों द्वारा लिए गए निर्णय जो बाद में कई नीतियों का आधार बन गए, अतः यह कहा जा सकता है कि न्यायपालिका नीति निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि न्यायपालिका जो है वो नीति निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब आते हैं राजनीतिक दल। एक लोकतंत्र देश होने के नाते भारत नागरिक हित में अपने तर्क प्रस्तुत करने के लिए कई राजनीतिक दलों को आमंत्रित करता है। भारत एक लोकतांत्रिक देश होने के नाते नागरिकों हित में अपने तर्क प्रस्तुत करने के लिए कई राजनीतिक दलों को आमंत्रित करता है। और ये राजनीतिक दल तब नीतियां बनाकर आम जनता की सहायता करते हैं। और फिर ये जो राजनीतिक दल होते हैं वो नीतियां बनाते हैं, पॉलिसियां बनाते हैं और जनता की सहायता करते हैं, जनता की हेल्प करते हैं। और चुनावों के माध्यम से ये अपनी अपनी नीतियां प्रदर्शित करते हैं। और चुनावों के माध्यम से जब चुनाव होते हैं तो उनके माध्यम से जो इन्होंने नीतियां बनाई होती है उनको प्रदर्शित करते हैं और इस प्रकार जीतने और नीतियों को लागू करने का प्रयास करते हैं। और इस प्रकार जीतने का, और जो नीतियां बनाई हैं, जो बताई जाती हैं कि हम वोट मांगते हैं, जब इलेक्शन लड़े जाते हैं तो उसमें वो अपनी पॉलिसी को बताते हैं कि हम ये करेंगे, हम जीत जाएंगे तो हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, तो उनको वो पॉलिसियों को बताते हैं और फिर जीतने के बाद उनको लागू करते हैं, उनको लागू करने का भी प्रयास करते हैं। जनता के वोट प्राप्त करने के उद्देश्य से सामान्यतः इन नीतियों में लोगों की गहन आवश्यकताओं से जुड़ी चिंताओं की झलक भी मिलती है। और जनता से वोट प्राप्त करने के उद्देश्य से सामान्यतः इन नीतियों में जो लोगों की जो गहन आवश्यकताएं हैं ना, उनसे जुड़ी चिंताओं की भी झलक इसमें देखने को हमें मिलती है। और ऊपर दिए गए घटकों के अलावा कई अन्य निकाय भी हैं जिनका प्रभाव नीति निर्माण की प्रक्रिया पर पड़ता है। जो हमने पढ़े हैं ऊपर, उनके अलावा भी जो और भी कई कारण होते हैं जिनके कारण नीति निर्माण की प्रक्रिया पर प्रभाव पड़ता है, जैसे केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, ट्रेड यूनियन, भारतीय श्रम सम्मेलन आदि, जनसंपर्क माध्यम, मास मीडिया। तकनीकी के वर्तमान प्रभाव के चलते भी नीति निर्माण की प्रक्रिया में एक प्रबल भूमिका निभाते हैं। ये सभी निकाय भारत सरकार द्वारा लागू किसी विशिष्ट नीति में संशोधन की मांग करते हुए सुझाव देते हैं, दबाव डालते हैं या कई बार विरोध प्रदर्शन भी करते हैं। या तो ये उसमें सुझाव भी देते हैं कि कौन कौन सी पॉलिसी बनाई जा रही है, तो उसमें अपनी सलाह देते हैं, एडवाइस देते हैं। और इसमें वो दबाव भी डालते हैं कि इस पॉलिसी को इस अकॉर्डिंग लागू करना चाहिए, तो उसमें वो दबाव भी डालते हैं। और कई चीज़ें जो उन्हें पसंद नहीं आती है उसमें वो विरोध प्रदर्शन भी करते हैं। इसके बाद ये आप एक बार पढ़ लेना, ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है।
SDG को लागू करने के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदम। राष्ट्रीय विकास एजेंडा और SDG के संदर्भ में भारत की प्रतिबद्धता को मजबूती देते हुए संसद ने फरवरी 2017 में दक्षिण एशियाई वक्ताओं के शिखर सम्मेलन सहित विभिन्न मंच तैयार किए, जिसमें गरीबी उन्मूलन, लैंगिक समानता, जलवायु परिवर्तन और SDG के लिए संसाधन जुटाने पर जोर दिया गया था और संसद सदस्यों को SDG से संबंधित अंतर्दृष्टि प्रदान करने के उद्देश्यों से स्पीकर्स रिसर्च इनिशिएटिव की शुरुआत की गई थी। फर्स्ट है इसमें समय पर SDG को पूरा करने की प्रतिबद्धता के साथ भारत सरकार का प्रमुख विशेषज्ञ दल नीति आयोग चल रही औपचारिक और अनौपचारिक संचार प्रक्रिया का प्रबंध करता है। नीति आयोग जो है वो चल रही जो देशव्यापी जो औपचारिक हैं या अनौपचारिक जो संचार प्रक्रिया हैं उनको भी मैनेज करता है। इसने नोडल केंद्रीय मंत्रालयों, केंद्र प्रायोजित योजनाओं और प्रमुख सरकारी पहलों के लिए सभी 17 लक्ष्य और 169 लक्ष्यों का विवरणात्मक खाका तैयार किया। जमीन स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक SDG से जुड़े मुद्दों पर काम कर रहे नागरिक समाज संगठन महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं और SDG से जो जुड़े हुए मुद्दे हैं उन पर काम कर रहे जो नागरिक हैं वो समाज संगठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उनकी पहलों में नीति संबंधित आवश्यक कार्यवाही के लिए स्थायी ऊर्जा प्रबंध और जलवायु न्याय मुद्दों को उजागर करना, SDG पर अनुसंधान और प्रलेखन को संचालित करना, क्षमता निर्माण श्रृंखलाएं और जागरूकता अभियान आयोजित करना शामिल है। और प्रधानमंत्री जन धन योजना दुनिया का सबसे ठोस वित्तीय समावेशन कार्यक्रम है और प्रधानमंत्री जन धन योजना जो है वो दुनिया का सबसे ठोस वित्तीय समावेशन कार्यक्रम है। PMJDY के माध्यम से सरकार प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण द्वारा 329 मिलियन लाभार्थियों पर 1.6 ट्रिलियन रुपए यानी कि 64 रुपये प्रति अमेरिकी डॉलर पर 25 बिलियन अमेरिकी डॉलर की संचयी राशि व्यय कर पाया है। यह सरकारी कार्यक्रमों की दक्षता बढ़ाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। एक महत्वपूर्ण गरीबी विरोधी कार्यक्रम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा का मुख्य केंद्र लोक निर्माण कार्य के माध्यम से रोजगार उत्पन्न करना, जो कि कृषि की मूलभूत अवसंरचना, उत्पादक परिसंपत्तियों और उद्यमिता आधारित आजीविका के अवसरों को बढ़ाने में योगदान करते हैं। यह पहला ग्रामीण क्षेत्रों में अकुशल श्रमिकों के लिए प्रत्येक वर्ष प्रति परिवार न्यूनतम 100 दिनों के वेतन रोजगार की कानूनी गारंटी भी प्रदान करता है। राष्ट्रीय आजीविका मिशन दीनदयाल अंत्योदय योजना का मिशन गरीबों के लिए कुशल रोजगार पैदा करना है। मिशन का लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे बड़ी संख्या में गरीब परिवारों में से एक महिला सदस्य को चरणबद्ध तरीके से स्वयं सहायता समूह से जोड़ना है। इसका लक्ष्य क्या है? मिशन क्या है कि बड़ी संख्या में जो गरीब परिवार ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं उनमें से एक महिला सदस्य को स्वयं सहायता समूह में जोड़ने का लक्ष्य है। चैप्टर का कंक्लूजन क्या निकलता है? नीति निर्माण की प्रक्रिया पर विभिन्न तकनीकों का वर्णन करते हुए विस्तार में चर्चा की गई है कि कौन कौन सी तकनीकें अपनाई जा रही हैं पॉलिसी को रेडी करने के लिए, और जो सभी पॉलिसी में सभी संगठन का में सहयोग होना बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। अगर उनमें सहयोग नहीं होगा तो पॉलिसी नहीं बन पाएगी और अकेले भी पॉलिसी को बनाना असंभव हो जाता है, क्योंकि सभी का सहयोग के साथ ही पॉलिसी को रेडी किया जा सकता है, जो विशिष्ट उद्देश्य और लक्ष्य के लिए नीति के निर्माण की प्रक्रिया में शामिल होती हैं। और प्रत्येक तकनीक नीति के कार्यान्वयन के बाद लागू किए जाने वाला हर कदम पर अंतर्दृष्टि प्रदान करती है कि कौन कौन सी नीतियाँ लागू की जानी हो, उनको भी देखरेख करती है। हमारी पॉलिसी के अकॉर्डिंग उनको देखरेख किया जा सकती हैं। जैसे कि भारत एक लोकतंत्र है, यहाँ कई एजेंसियाँ और विभाग हैं। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और इसमें क्या है, कई एजेंसियाँ और कई विभाग हैं। कई विभाग और एजेंसियाँ कौन कौन सी है? विधानसभा, न्यायपालिका, कार्यपालिका आदि, जो नीति निर्माण की प्रक्रिया में भूमिका निभाते हैं। जो नीति निर्माण जो हम पॉलिसी रेडी करते हैं
उनको प्रोसेस करने के लिए उसमें भूमिका निभाती है हमारी विधानसभा, हमारी कार्यपालिका, हमारी न्यायपालिका। और नीति निर्माण की प्रक्रिया के आंतरिक भारत 2015 तक सहस्त्रवादी विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयास करता रहा है और वर्तमान में 2030 वैश्विक एजेंडे के हिस्से के रूप में सतत विकास लक्ष्यों की पूर्ति हेतु कई नीतियों का विकास में लगा है। नीति आयोग, प्रधानमंत्री जन धन योजना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम और दीनदयाल अंत्योदय योजना भारत सरकार द्वारा अपने प्रयासों को परिणाम में परिवर्तित करने के लिए शुरू की गई कुछ पहलें हैं। आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम इससे आगे का चैप्टर। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि इस वीडियो का प्रभाव सभी बच्चों को हो। और ऐसी इंटरेस्टेड वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरी रह जाती है अब तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।